दो बहुत खास दोस्त होते हैं, एक का नाम सोनू होता है, दूसरे का नाम गोपाल होता है। गोपाल और सोनू दोनों मिलकर सब्जी बेच रहे थे। सब्जी बेचते-बेचते गाँव-गाँव, गली-गली जब जाते थे, एक दिन एक महिला उनके पास आती है, सब्जी का मोल-भाव करने लगती है। सब्जी का मोल-भाव करते-करते फिर पूछने लगती है कि भैया थोड़ी सब्जी महँगी लगा रहे हो, थोड़ी सस्ती लगा लो। इस तरह की जब बातचीत करती है और बातचीत का सिलसिला लगभग 1.5 से 2 मिनट तक चलता रहता है। महिला सब्जी लेकर आराम से यहाँ से चली जाती है। तभी गोपाल अपने दोस्त को देखता रह जाता है और देखते-देखते कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं होता, ये महिला तुम्हारी पत्नी की तरह दिखाई देती है। उसी की तरह बात करती है, उसी की तरह मोल-भाव करती है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी पत्नी हो। सोनू ने ये बात सुनी, सुनने के बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे कुछ सुना ही नहीं। तभी गोपाल कहता है कि तुम्हें मैं कुछ बात कह रहा हूँ, तुम ध्यान क्यों नहीं देते हो? सोनू कहता है कि ध्यान मैं इसलिए नहीं दे रहा, जिसकी 7 साल पहले मौत हो चुकी हो, जिसकी मौत के इल्ज़ाम में वो 18 महीने तक सलाखों के पीछे गुजार चुका हो, जिसके खुलासे के लिए पुलिस को 15,000 रुपए का इनाम भी दिया गया हो। तो तुम्हारी जो बातें हैं वो मनगढ़ंत बातें हैं, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। लेकिन गोपाल अपने दोस्त के पीछे पड़ जाता है। वो कहता है कि हो ना हो तुम्हें इस मामले को खुद से देखना चाहिए और तुम्हें तुम्हें क्या हम दोनों को मिलकर देखना चाहिए। आखिरकार उन दोनों दोस्तों ने अब यहाँ से अपने पास से जाँच पड़ताल करना शुरू कर दिया और जाँच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि जिस महिला से वो बातचीत कर रहे थे वो दरअसल सचमुच उस सोनू की पत्नी होती है। अब इसके बाद ये मामला अखबारों के माध्यम से जब लोगों तक पहुँचता है तो न केवल पुलिस की फजीहत होती है बल्कि इस घटनाक्रम की 2 प्रदेशों में गूंज फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार पुलिस इस लेवल पर ऐसा काम करती है कि किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, खराब हो सकती है। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। कई ज़िंदगियाँ थी जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थीं। नमस्कार, मैं उराज और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है दौसा और दौसा ज़िले में ही मेहंदीपुर बालाजी एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर दूर-दराज के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम सूरज प्रसाद गुप्ता होता है, उसकी पत्नी उर्मिला देवी होती हैं और एक बेटी होती है जिसका नाम आरती होता है। तीनों ही बालाजी में दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन करने के बाद वो बाजार में मार्केट में घूम रहे थे और घूमते-घूमते समाधि वाली गली में बम्बई वाली धर्मशाला के पास पहुँच जाते हैं। उसके ठीक सामने एक धार्मिक किताबों की दुकान होती है तस्वीरों की। उस तस्वीरों वाली दुकान में जब पहुँचते हैं तो यहीं पर आरती तस्वीर देखती रहती है और तस्वीर देखते-देखते अलग-अलग तस्वीरों के मोल-भाव कर रही थी। सामने 2 लड़के होते हैं, एक का नाम गोपाल सैनी होता है, दूसरे का नाम सोनू सैनी होता है। दरअसल सोनू सैनी ही उसको तस्वीर दिखा रहा था। आरती से बातचीत करते-करते उन दोनों में कुछ ऐसे आँखें चार हो जाती हैं, उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। जैसे ही आँखें चार हो जाती हैं यानी कि दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कब कुछ ही पलों में प्यार में बदल जाती है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इसके बाद दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं और नंबर लेने के बाद दोनों बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं। लड़की अपने घर वापस जाती है, लड़का अपना दुकान पर काम कर रहा था। बातचीत का सिलसिला लगभग लगातार जब चल रहा था तब उन्होंने फैसला किया क्यों ना हम शादी कर लें, क्यों ना हम अपना घर बसाएँ। और इसी हिसाब को देखते हुए लड़की एक दिन अचानक से अपनी माँ, अपने पिता को छोड़कर चुपचाप घर से गायब हो जाती है, निकल जाती है। 5 सितंबर 2015 को जब लड़की अचानक से गायब हो जाती है, तो उसकी माँ और बाप ने उस लड़की को हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन 3 दिन के बाद यानी कि 8 सितंबर 2015 की ये बात है, उस लड़की का अपने ही पिता के पास सूचना पहुंचती है। वो कहती है कि बांदीकुई कोर्ट में जाकर उसने एक सोनू सैनी नाम के लड़के से शादी कर लिया है, विवाह कर लिया है। अब वो उसी के साथ रहेगी, उसी के गाँव का पता वगैरह सब जो है वो अपने पिता को बता देती है। कहती है कि तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं इस दुनिया में नई ज़िंदगी में पूरी तरह से खुश हूँ। अब ये बात सुनने के बाद उसके पिता ने थोड़ा-सा उन्हें तसल्ली हुआ। इसके बाद वो लड़का यानी कि सोनू सैनी अपनी पत्नी आरती को लेकर अपने घर जाता है। घर जाने के बाद अपने ही परिवार वालों को बता देता है कि मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था और 8 ही दिन बीते थे। 8वें दिन वो लड़की अचानक से लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। उसको गाँव के हर एक हिस्से में ढूँढा जाता है, तलाश किया जाता है। उस लड़की का कहीं कोई अता-पता नहीं चलता। तभी सोनू सैनी अपने ही ससुर के पास फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद कहता है कि वो 16 सितंबर 2015 से अचानक से लापता हो गई है। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की। क्या आरती तुम्हारे पास है या नहीं है? जब उस लड़की के पिता को ये बात पता चलती है तो पिता का रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है। सूरज प्रसाद गुप्ता और उसकी जो पत्नी होती है उर्मिला देवी, दोनों अपनी बेटी को तलाश करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उसका कहीं कोई अता-पता नहीं चल रहा था। तभी सूरज प्रसाद गुप्ता अपनी पत्नी को लेकर उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के वृंदावन कोतवाली में जाता है और जाकर कहता है कि मेरी बेटी अचानक से लापता हो गई है, उसकी
कहीं तलाश करवा दीजिए। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को उतना गंभीरता से नहीं लिया जितना कि लेना चाहिए था। आखिरकार इस घटनाक्रम को यानी कि उसकी बेटी को गायब हुए 6 महीने का समय बीत जाता है, और जैसे ही 6 महीने का समय बीतता है, उसके बाद वो बुजुर्ग आदमी जिसका नाम सूरज प्रसाद गुप्ता होता है, वो अखबार पढ़ रहा था, और अखबार पढ़ते पढ़ते उसको एक खबर मिलती है कि उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के एक मगोरा थाना लगता है, वहाँ पर एक लड़की की लाश मिली है। लड़की की उम्र लगभग 32 साल के आसपास रही होगी। तभी वो व्यक्ति सीधा थाने पहुँचता है, और वहाँ जाने के बाद कहता है कि साहब, हो ना हो ये मेरी ही बेटी है। अब उस लड़की की जो लाश मिली थी, उस लाश की कोई पहचान करने वाला, उसकी कोई दावेदारी करने वाला वहाँ कोई पहुँच नहीं रहा था। और जैसे ही सूरज प्रसाद गुप्ता पहुँचता है तो पुलिस ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। आखिरकार पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। सीधा पुलिस की टीम मेहंदीपुर बालाजी जाती है। वहाँ से सोनू सैनी और उसके दोस्त गोपाल सैनी उनको हिरासत में लेती है, क्योंकि गोपाल सैनी का भी नाम उस एफआईआर में दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने जब इन दोनों को हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद इनसे बातचीत करना शुरू किया जाता है। तुमने इसे कैसे मारा, क्या वजह थी? वो शुरुआत में तो इधर उधर की बातें करने लगते हैं, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से इनसे पूछताछ करती है सख्ती से। दरअसल उन दोनों लड़कों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद एक लड़का यानी कि सोनू सैनी के हाथ के नाखून उखाड़ दिए जाते हैं और उसको 3rd डिग्री दी जाती है। उनको उल्टा बांध दिया जाता है। उनकी पिटाई हो रही थी। जब पुलिस वाले कहने लगते हैं कि इनका एनकाउंटर कर देते हैं, जब बात एनकाउंटर की आती है तब वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। कहते हैं कि साहब, हमने ही मारा है, वो आरती ही है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। लगभग 9 महीने बीत जाते हैं। 9 महीने के बाद गोपाल सैनी की इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत हो जाती है, और सोनू की जमानत के समय में 18 महीने का वक्त लग जाता है। लेकिन जब दोनों अपने घर वापस लौट कर आते हैं तो घर की परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल चुकी थी। दरअसल सोनू जो होता है, उसको 4 भाई होते हैं, एक बहन होती है। उनकी सबकी तो शादी हो चुकी थी, लेकिन सोनू सैनी को जो सबसे छोटा था उसकी शादी सबसे आखिर में होती है। लेकिन गोपाल जो होता है, गोपाल सैनी के 5 भाई होते हैं और 4 बहनें होती हैं। इसका दूसरा नंबर होता है। दूसरे नंबर होने की वजह से बाकी जो बहन भाई होते हैं, उनकी शादी विवाह सब कुछ जो है पीछे छूट जाता है। इसका खुद का रिश्ता लगा हुआ था। जब इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब इसे 14 दिन के बाद इसकी बारात जानी थी, लेकिन उसकी वजह से जो है इसकी शादी भी टूट जाती है। परिवार के लोगों से हर कोई नाता तोड़ देता है। इनसे कोई बातचीत भी नहीं कर रहा था। समाज इनका बहिष्कार कर देता है, और ये लोग बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। इनके जहाँ भी काम चल रहे थे वो काम भी ठप हो जाते हैं, और ये जहाँ जाते हैं वही मायूसी हाथ लग रही थी। आखिरकार करें तो क्या करें, इतनी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ने लगता है, और इस घटनाक्रम को लगभग 7 साल का समय बीत जाता है। ये दिसंबर 2022 की बात है। एक दिन ये दुकान पर काम कर रहे थे, तभी एक लड़का आता है। वो लड़का आने के बाद इनसे कहता है, गोपाल सैनी से और सोनू सैनी से, कि यार मुझे ऐसा लगता है कि एक विशाला गाँव लगता है। विशाला गाँव में एक महिला है जो उत्तर प्रदेश के उरई जालौन की रहने वाली है। हो ना हो तुम्हारी पत्नी जैसी दिखाई देती है। जैसे ही गोपाल ने ये बात सुनी, गोपाल ने अपने दोस्त सोनू से कहा, हमें चलकर देखना चाहिए। लेकिन चलकर देखें कैसे, घर में जाएं कैसे? इसलिए इन्होंने एक प्लान बनाया कि अगर हमें उस महिला के बारे में पता करना है तो कुछ ना कुछ नया करना होगा। इसीलिए वो ऊँट के खरीदार बनकर उस गाँव में पहुँच जाते हैं, विशाला में। वहाँ जाने के बाद एक व्यक्ति के पास जाते हैं। कहते हैं कि भाई साहब, हमें ऊँट खरीदना है। तो ऊँट को देखने की एवरेज में महज उनको 500 रुपये देने पड़े थे। सिर्फ उनको देखना था, खरीदो या मत खरीदो। 500 रुपये वो दे देते हैं, लेकिन यहाँ से उस लड़की का यानी कि आरती का कोई अता पता नहीं चलता। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने ठेले का इंतजाम किया। ठेले पर सब्जी लगाते हैं, और सब्जी लगाने के बाद वो पूरे गाँव में घूमते रहते हैं। उनका मेन मकसद था, जो घर बताया गया था उसी घर के इर्द गिर्द घूम रहे थे। इस बात को यानी कि इसकी पत्नी को ख़त्म हुए 7 साल का समय बीत जाता है, और वो जब सब्जी का ठेला लगा रहे थे तो इत्तेफाक से आरती ही घर से निकलती है। और जब आरती आती है तो उन दोनों को वो पहचान ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उन दोनों ने अपना जो रंग रूप था वो बिल्कुल पूरी तरह से बदला हुआ था। जब भेष बदल कर वो जिस तरह सब्जी बेच रहे थे, तो उनकी पत्नी यानी कि सोनू की पत्नी आरती जब सब्जी का मोलभाव करने लगती है, तभी मोलभाव करते करते काफ़ी देर हो जाता है। जब यहाँ से चली जाती है, तभी सोनू और गोपाल कहते हैं कि ये तो सचमुच वही है, आरती है, जिसकी मौत के इल्ज़ाम में हम लोग जेल जा चुके हैं। तभी वो दोनों यहाँ से सीधा मेहंदीपुर बालाजी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ के एसएचओ से बातचीत करते हैं, अजीत भटसरा से।
सोनू कहता है कि साहब मेरी जो पत्नी है वो फला गांव में है, जीवित है, और देखो हम उसके लिए मैं 18 महीने और ये मेरा दोस्त 9 महीने के आसपास जेल में रह चुके हैं और हम पर केस चल रहा है। हम रोज़ तारीखों पर जाते हैं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए। पुलिस ने जब ये कहानी सुनी तो पुलिस को लग रहा था कि जैसे ये मजाक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बिना सबूत के हम बात नहीं करते। अब ऐसी स्थिति में ये तो उन्हें पता चल ही चुका था कि वहाँ पर महिला है, यानी कि आरती है, लेकिन आगे कैसे पता करें, इसके लिए उनके दिमाग में एक ख्याल आता है। ई मित्र बनकर जाते हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी बनकर जाते हैं, उनके हाथों में रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर होने के बाद उसी घर पर जाते हैं और जाने के बाद उस घर के सदस्य को आवाज़ लगाते हैं। कहते हैं कि हम सरकारी विभाग से आए हैं, सरकार की तरफ से शौचालय की एक योजना आई है और आपको यकीन नहीं होगा, शौचालय बनाने के लिए सरकार आपको 2 लाख रुपए का अनुदान देगी। जैसे 2 लाख रुपए का नाम सुनते हैं वो कहते हैं कि सबको तो बहुत कम पैसे मिलते हैं, हमसे 2 लाख रुपए की बात क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा कि लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी ड्रॉ अगर आपका निकल जाता है तो देख लेना आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। इस तरह की बातचीत वो करके उस व्यक्ति को अपनी बातों में उलझाते हैं और उसके लिए वो कहते हैं कि हमें करना क्या होगा। वो कहते हैं कि सिर्फ आपको इतना बताना है कि आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं, उनकी आईडी प्रूफ आपको देनी होगी, साथ ही आपके घर पर 1 महीने में कितने मेहमान आते हैं उनके बारे में जानकारी देनी होगी। जैसे ही झूठ का एक पुलिंदा बनाया जाता है, उस महिला का ससुर इस पुलिंदा में फंस जाता है। घर में आने वाले जितने भी मेहमान होते हैं उनके बारे में जानकारी देता है, साथ ही घर के हर एक सदस्य के बारे में वो न केवल जानकारी देता है बल्कि प्रूफ भी देता है कि इस घर में इतने सदस्य रहते हैं, जैसे किसी का आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज जिसके आधार पर ये सही साबित हो सके कि इस घर में इतने सदस्य रहते हैं। आखिरकार उस डिटेल को लेने के बाद जैसे ही वो पन्ने पलट रहे थे, पलटते पलटते पता चलता है कि जिस महिला की खोजबीन करने के लिए आए हैं, जिसका नाम आरती है, वो वाकई आरती होती है, जिसके एड्रेस लिखा हुआ था उरई जालौन। दरअसल ये जो आरती होती है उसके पिता होते हैं वो उरई जालौन के रहने वाले होते हैं और वो कुछ समय के लिए मथुरा वृंदावन में जाकर रहना सहना शुरू कर देते हैं। वहीं से वो बालाजी दर्शन करने के लिए आए थे और यहाँ दर्शन करने के बाद वो वापस मथुरा वृंदावन चले गए थे। लेकिन जब शादी होती है तो शादी के बाद उसने महिला ने जो अपना एड्रेस लिखवाया था उरई जालौन का, वहीं का लिखवाया था, जब वो कोर्ट में मैरिज करती है। आखिरकार ये दोनों फिर एसएचओ के पास जाते हैं, अजीत भट्टसरा के, और जाकर कहते हैं कि साहब ये रहे पूरे डॉक्यूमेंट्स उस घर के। अब ऐसी स्थिति में एसएचओ ने मथुरा की एसटीएफ से संपर्क किया और कहा कि तुम्हारा एक केस है, साल 2015 में हुआ था, एक महिला का मर्डर हो जाता है जिसमें आपने खुलासा भी कर दिया था और खुलासा करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया था, लेकिन वो महिला मरी ही नहीं है, दरअसल वो तो जिंदा है। पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। एक टीम जाती है उस घर में और वहाँ जाने के बाद जब दबिश दी जाती है तो उस महिला को उठाया जाता है। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद जेल लेकर आते हैं, उससे पूछा जाता है कि क्या कहानी है। तब वो महिला बताती है कि 8 दिन के बाद ही उसे पता चल जाता है कि इस घर में की ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उसको लगता था जब उसने शादी की थी उसको प्यार हुआ था, लेकिन वो प्यार नहीं था, बल्कि उसको लग रहा था कि यहाँ पर खुश रहेगी, उसके पास सारी सुख सुविधाएं सब कुछ होंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए। इस तरह से लगातार वो डिमांड कर रही थी सोनू से। सोनू डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा था और इसी बात को देखते हुए अचानक से घर से वो लापता हो जाती है, रफू चक्कर हो जाती है। और कुछ दिनों के बाद, यानी कि कुछ महीनों के बाद ही वो संपर्क करती है अपने पिता से। कहती है कि मैंने वो घर तो छोड़ दिया है, लेकिन मैंने दूसरी शादी कर ली है। वो इस बात को 7-8 महीने से ज़्यादा का समय बीत जाता है जब उसने अपने पिता से संपर्क किया था, लेकिन उसका पिता फिर भी मथुरा के पुलिस से संपर्क करता है और अपनी बेटी की हत्या के इल्ज़ाम में अपने ही पहले वाले दामाद जो होता है उसको जेल भिजवा देता है। और वो बाद में अपनी बेटी से संपर्क में था जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की थी। जब ये घटनाक्रम लोगों तक पहुंचा था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। मीडिया वालों ने उन दोनों लड़कों से पूछा और सोनू और गोपाल से कि आखिरकार तुमने जब ये कत्ल किया ही नहीं था तो तुमने फिर ये सारा का सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर क्यों ले लिया। तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने जब 3rd डिग्री दी, बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, बांध कर उल्टा लटका दिया था, हाथ के नाखून तक उखाड़ लिए थे। जब सोनू बहुत बुरी तरह से डर जाता है इनकाउंटर की वजह से और आगे ज़्यादा पिटाई ना हो इसलिए उन्होंने जुल्म कबूल कर लिया था। उसने कहा कि हमने मारा है। इस तरह से एक मनगढ़ंत कहानी पुलिस के सामने सुनाई दी जाती है और जब मनगढ़ंत कहानी सुनाई गई थी तो गोपाल को उसकी हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ जाता है और इसकी वजह से उनको न केवल उनके परिवार में कितनी फजीहत होती है, उन्हें समाज से बहिष्कार झेलना पड़ता है। जो गोपाल होता है उसकी भाई बहनों की शादियां रुक जाती हैं
और उनके काम बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो जाते हैं। 20 लाख से ज़्यादा उनके ऊपर परिवार वाले जो है कर्ज में आ जाते हैं और इस तरह की दिक्कतें परेशानी होती हैं। जब इस आरती से पूछा जाता है कि तुमने अगर अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर ली थी तब तुमने संपर्क क्यों नहीं किया, तुमने क्यों नहीं बताया कि इस तरह से तुम्हारी वजह से, तुम्हारी लापरवाही की वजह से 2 लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, उनके दोनों के परिवार बर्बाद हो चुके हैं। तो आरती अपने जवाब में ये कह देती है कि वो दूसरे शादी के बाद अपने पति के साथ बेइंतहा खुश थी और अगर वो बताती कि इस तरह से उसका पहला पति जेल में है तो उसकी शादी जो है शायद दूसरी वाली टूट जाती। इसलिए वो बिल्कुल खामोश पड़ जाती है, चुप रह जाती है और यही वजह थी कि उसकी खामोशी की वजह से 2 लोगों की ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाती है। जब ये घटनाक्रम लोगों के सामने आता है, अखबारों में प्रकाशित होता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन लोगों को इस बात का भी यकीन नहीं हो रहा था कि गोपाल और सोनू ने जिस तरह से दिमाग से काम लिया और अपनी ज़िंदगी को बचाया, वो वाक़ई अपने आप में काबिले तारीफ़ है। और पुलिस की जिस तरह से निंदा की जाए इस पूरी घटनाक्रम में, वो वाक़ई उतना ही कम होगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर सोनू और गोपाल की तरह हिम्मत लोग जुटाते तो शायद बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इन लोगों को वाक़ई सैल्यूट बनता है, दोनों दोस्तों को, जिस तरह से उन्होंने अपनी जो है आगे की जो ज़िंदगी बचा ली थी।